हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम मेथड्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेथड्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी है ये हमारा फाइनल टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स का। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है सॉइल एक्सप्लोरेशन, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये जो है ये फाइनल जो है वीडियो होगी जो कि सॉइल मैकेनिक्स की होगी। तो टर्जागीज मेथड जो है एक मेथड है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, वहां पर ये मेंशन किया गया है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द बियरिंग कैपेसिटी। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, मैंने कुछ दो चार मेथड्स जो है इंपॉर्टेंट मेथड्स जो है वो यहाँ पर लाए हुए हैं आपके लिए, तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि इन्हीं जो मेथड्स जो मैंने बताए हैं इन्हीं में से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही टर्जागीज मेथड है। तो टर्जागीज मेथड जो है इसके लिए एजम्पशंस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एजम्पशंस क्या क्या रखी थी टर्जागी ने। तो पहले ही टर्जागी ने पहला ही जो यहाँ पर एजम्पशन लिया था वो लिया था कि फाउंडेशन इज शैलो। शैलो फाउंडेशन है हमारे पास। शैलो फाउंडेशन किसे हम कहते हैं? जब हमारी डेप्थ जो है वो विड्थ से कम होती है फाउंडेशन की, उसे हम शैलो फाउंडेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो थी बेस ऑफ फाउंडेशन इज रफ। जो बेस है फाउंडेशन की वो बेस जो है वो रफ है। फुटिंग इज कंटिन्यूअस, दिस मेक्स एनालिसिस टू डायमेंशनल। मतलब कि फुटिंग जो हमारी है वो कंटिन्यूअस है, मतलब कि उसकी जो है लिमिटेड नहीं है, उसकी जो विड्थ है जो लेंथ है उसकी वो लिमिटेड नहीं है। एंगल ऑफ रफनेस बिटवीन द सॉइल एंड फुटिंग इज कंसिडर्ड एज फ्रिक्शन एंगल ऑफ द सॉइल। जो हमारे पास रफनेस एंगल है सॉइल और फुटिंग के बीच में उसे हम फ्रिक्शनल एंगल ऑफ सॉइल के इक्वल ही लिया है। मतलब कि ये जो फाई है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन सॉइल की होती है, हमने सॉइल और फुटिंग के बीच में भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन यही लिया हुआ है। नेक्स्ट है फेलियर इज शेयर फेलियर। फेलियर जो टर्जागी ने बताया था वो उसने बताया था कि शेयर फेलियर हो रहा है, जो कि जनरल शेयर फेलियर हो रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है जनरल शेयर क्या होता है और पंचिंग शेयर क्या होता है, तो वो आप देख सकते हैं। जनरल शेयर फेलियर इसने कंसिडर किया था टर्जागी ने। नेक्स्ट है सिट्रस जोन इन द सॉइल एक्सटेंड्स अप टू द फाउंडेशन लेवल एंड नॉट अप टू द ग्राउंड लेवल। जो हमारे पास सिट्रस जोन है वो जो है फाउंडेशन लेवल तक ही जाता है और ग्राउंड लेवल तक नहीं जाता है। ये भी पिछली वीडियो में हमने पूरी तरह से डिस्कस किया हुआ है। तो अब आ जाते हैं कि टर्जागी मेथड से हमारे पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फार्मूला क्या बनता है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फार्मूला बनता है क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी। क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी, सी एन सी ये सब स्क्रिप्ट है एनसी के साथ, प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा। तो ये हमारे पास जो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की का फार्मूला आ जाता है टर्जागीज मेथड से। क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा। ये जो क्यू है ये डिटरमाइन करता है जो इफेक्टिव ओवरबर्डन या सरचार्ज है हमारे पास फाउंडेशन के ऊपर, उसको डिनोट करता है। तो गामा डी एफ इसकी वैल्यू होती है, इस क्यू की वैल्यू गामा डी एफ होती है। तो यहाँ पर ये जो है बी होता है विड्थ ऑफ फाउंडेशन और डी एफ होता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और क्यू जो है हमारे पास ये सरचार्ज एट द फाउंडेशन लेवल और गामा होता है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल अबव द फुटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एन सी एन क्यू एंड एन गामा क्या होता है। एन सी एन क्यू और एन गामा क्या होते हैं? ये बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये मैं अभी बताऊंगा कि ये हम कैसे निकालते हैं बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स एन सी एन क्यू एंड एन गामा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मॉडिफिकेशंस ऑफ टर्जागीज इक्वेशन। टर्जागीज इक्वेशन की कुछ मॉडिफिकेशंस हमारे पास आई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के लिए। तो स्क्वायर फुटिंग के लिए जो हमारे पास टर्जागीज इक्वेशन आती है वो आती है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 1.3 सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन गामा। मतलब ऊपर वाला फार्मूला ही है लेकिन यहां पर 1.3 एक्स्ट्रा लगाना है और यहां पर 0.5
था ऊपर, या 1/2 था ऊपर, वो 0.5 के इक्वल, लेकिन स्क्वायर के फुटिंग के केस में हमारे पास 0.4 यहां पर वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्कुलर फुटिंग। सर्कुलर फुटिंग भी हमारे पास सेम ही है, 1.3 यहां पर भी, 1.3 यहां पर भी, और यहां पर सिर्फ 0.4 की वैल्यू थी, और यहां पर हमें चेंज करके 0.3 के इक्वल लेके आना है। बाकी जो है टर्म्स सेम है, स्क्वायर के लिए 0.4 यहां पर, और सर्कुलर के लिए 0.3 यहां पर। तो ये आपको जो इक्वेशंस है इनको 2-4 बार राइट करना है, तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगी कि ये क्या हमारे पास है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर फुटिंग। रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है QU इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 B/L CNC सैम गामा DF NQ सैम 1/2 1 माइनस 0.2 B/L गामा B N गामा। तो ये सारी वैल्यूज अगर आप देखेंगे ये 1.3 है यहां पर, तो यहां पर क्या है 1 प्लस 0.3 B/L। B हो गया विड्थ ऑफ फुटिंग, L हो गया लेंथ ऑफ फुटिंग। नेक्स्ट है यहां पर थोड़ी चेंज है, 1/2 1 माइनस 0.2 B/L, B विड्थ और L जो है लेंथ ऑफ फुटिंग। तो ये वैल्यूज जो आपको याद रखनी है रेक्टेंगुलर या फिर राफ्ट फाउंडेशन के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। डायरेक्टली आपको जो है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो वैल्यूज है ये आपको तीनों याद रखनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, टरज़ागी ने एज्यूम किया था कि हमारे पास जो फेलियर है वो जनरल शेयर फेलियर है, लेकिन हमारे पास जो है नॉर्मल शेयर फेलियर के केस में जो है हमें इन वैल्यूज को थोड़ा चेंज करना होता है। जो हमारे पास कोहेजन की वैल्यू होती है CNC जो हमने अभी पढ़ा था, तो हमें मोबिलाइज्ड कोहेजन लेना होता है अगर हमारे पास नॉर्मल शेयर फेलियर हो रहा है। तो नॉर्मल शेयर फेलियर के केस में हमें C की जगह जो है CM लेना होता है। तो CM की वैल्यू होती है 2/3 C, और tan phi m जो मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन होती है वो होती है 2/3 tan phi। और यहां पर हमारे पास एक और चीज याद रखनी है हमें, NC NQ और N गामा डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल एंगल ऑफ द कोहेसिव सॉइल। ये जो NC NQ और N गामा है जिनके हमने टरज़ागी कोएफिशिएंट्स बोला था, ये जो है ये डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शनल एंगल ऑफ द कोहेसिव सॉइल, मतलब कि फाई पे ये डिपेंड करती है। तो ये जो वैल्यूज है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर कोहेसिव सॉइल पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल इफ यहां पर फाई की वैल्यू 0 है, एंगल ऑफ कोहेशन जो है वो 0 है, तो हमारे पास टरज़ागी ने वैल्यूज दी थी। टरज़ागी ने बोला था NC की वैल्यू उस वक्त अगर फाई हमारे पास 0 है तो NC की वैल्यू 5.7 होगी, NQ की वैल्यू 1 होगी, और N गामा की वैल्यू 0 होगी, मतलब कि लास्ट वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर प्रांटल जो था, प्रांटल एक और सॉइल मैकेनिक्स साइंटिस्ट था, उसने फाई की वैल्यू 0 लेने पर NC की वैल्यू को 5.14 लिया, और NQ की वैल्यू जो है 1 ली है, और N गामा की 0। तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है टरज़ागी के लिए NC की वैल्यू क्या होती है। टरज़ागी ने NC की वैल्यू 5.7 लिया था, और जो हमारे पास प्रांटल है, प्रांटल ने NC की वैल्यू जो है 5.14 लिया है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये दो वैल्यूज जो है ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल। जो हमारे पास कोहेसिव सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल वो होती है जिसमें कोहेजन होती है और फ्रिक्शन नहीं होती है। फ्रिक्शन मतलब उसमें 0 के इक्वल होती है, मतलब कि फ्रिक्शन एंगल उसमें 0 के इक्वल होती है। तो उस वक्त जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आती है वो आती है CNC, मतलब कि लास्ट वाली जो दो टर्म्स है वो 0 के इक्वल बन जाती है जब हमारे पास प्योरली कोहेसिव सॉइल होगी, जहां पर कोहेशन ही होगा और फ्रिक्शन नहीं होगा। तो क्यू की वैल्यू CNC के इक्वल आ जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास तीन जो वैल्यूज है NC NQ एंड N गामा जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो हम पहले ही N फाई निकालते हैं। N फाई की वैल्यू होती है tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2। फाई आपको फ्रिक्शनल एंगल पता ही है सॉइल का। NC की वैल्यू आती है, फिर जब हमने यहां से N फाई की वैल्यू ली
तो यहां पर हम जो है निकाल सकते हैं एन सी की वैल्यू कॉट फाई इंटू एन क्यू माइनस वन, एन क्यू माइनस वन, और एन क्यू खुद से इक्वल होता है एन फाई ये वाला एन फाई ई रेस्ट पावर पाई टेन फाई के इक्वल होती है एन क्यू की वैल्यू, और एन गामा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.8 टेन फाई एन क्यू माइनस वन। तो ये कुछ ये फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले, एन सी एन क्यू और एन गामा के फार्मूले निकालने के लिए। इन पे आपको न्यूमेरिकल तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये जो है ये वैल्यूज जो है ये बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि कॉट फाइव की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पर। लेकिन ये जो है ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछे जाते हैं एन सी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, या एन क्यू के लिए फार्मूला क्या होता है, एन गामा के लिए फार्मूला क्या होता है। इसीलिए ये जो वैल्यूज है इनको 2-4 बार देखना है, तो आपको आपका जो है काम निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है सिकम्पटन्स मेथड। सिकम्पटन्स मेथड जो है, सिकम्पटन proposed the simple expression for the net ultimate bearing capacity of the saturated clay under the undrained condition। सिकम्पटन जो है उसने एक्सप्रेशन लिया था नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैचुरेटेड क्ले। क्ले जो होता है हमारे पास, क्ले को आपको पता ही है वहां पर कोहेजन होता है और फ्रिक्शन नहीं होती है। तो कोहेजन कोहेसिव सॉइल के लिए आपको पहले ही बताया, कोहेसिव सॉइल्स के लिए सिर्फ पहली ही टर्म होती है। तो इट इज अप्लाइड फॉर द शैलो एज वेल एज डीप फाउंडेशन। जो सिकम्पटन मेथड है ये जो है शैलो फाउंडेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है और डीप फाउंडेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर क्यों नेट अल्टीमेट होता है सी यू एन सी, मतलब कि पहली टर्म सी एन सी जिसको हम कह रहे थे। तो सी यू होता है अनड्रेनड कोहेजन व्हेन विच कैन बी फाउंड बाय अनड्रेनड शेयर टेस्ट। ये जो सी यू की वैल्यू होती है ये अनड्रेनड शेयर टेस्ट से हम निकाल सकते हैं, और सी यू की वैल्यू जो होती है वो होती है क्यू यू अपॉन टू, मतलब कि अल्टीमेट कैपेसिटी अपॉन टू के इक्वल होती है फॉर अनकन्फाइनेड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइनेड कंप्रेशन टेस्ट के लिए सी यू की वैल्यू, ये जो सी यू है यहां पर इसकी वैल्यू क्यू यू अपॉन टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन टू के इक्वल होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एन सी सिकम्पटन बियरिंग फैक्टर डिपेंड्स अपॉन डी बाई बी रेशियो। मतलब कि ये जो एन सी की वैल्यू होती है इसे हम सिकम्पटन बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं, और ये डिपेंड करता है डी बाई बी रेशियो पर, मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ फुटिंग के रेशियो पे डिपेंड करता है एन सी की वैल्यू। तो एन सी की वैल्यू के लिए डिफरेंट जो है फार्मूले दिए हैं। एक होता है केस वन, अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ फुटिंग हमारे पास जीरो के इक्वल होगी, मतलब कि डेप्थ ऑफ फुटिंग जीरो होगी, फाउंडेशन जो है वो ग्राउंड लेवल पर होगी, तो उस वक्त जो है एनसी की वैल्यू 5 होती है फॉर स्ट्रिप फुटिंग, और एनसी की वैल्यू 6 होती है स्क्वायर सर्कुलर रेक्टेंगुलर राफ्ट फुटिंग के लिए। एनसी की वैल्यू जो है हम 6 लेते हैं। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अगर फुटिंग ग्राउंड लेवल पे है तो एनसी की वैल्यू सिकम्पटन मेथड में कितनी होती है, और एनसी की वैल्यू जो है स्क्वायर सर्कुलर रेक्टेंगुलर फाउंडेशन के लिए किसके इक्वल होती है। ये हुआ अगर हमारे पास फुटिंग जो है ग्राउंड लेवल पर है या फिर डी बाई बी रेशियो वो जीरो के इक्वल है। तो हमारे पास एनसी 5 और एनसी 6 स्ट्रिप फुटिंग के लिए 5 और स्क्वायर सर्कुलर रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए हमारे पास एनसी की वैल्यू 6 होती है। अब देखो, अब है हमारे पास अगर हमारे पास डी एफ बाई बी की वैल्यू जो है 0 से 2.5 के बीच में आती है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपर विड्थ ऑफ फाउंडेशन जो है अगर वो 0 से 2.5 के बीच में आती है तो हमारे पास एनसी की वैल्यू ये फार्मूला लगाकर निकालनी है 5 इंटू 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी, मतलब कि डेप्थ ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय विड्थ ऑफ फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग के लिए एनसी इससे आप रिलेट कर सकते हैं एनसी 5, तो एनसी 5 1 प्लस 0.2 डी बाई बी। ऐसे ही हमारे पास एनसी 6 यहां पर स्क्वायर फुटिंग के लिए, तो यहां पर 6 इंटू 1 प्लस 0.2 डेप्थ ऑफ फुटिंग बाय विड्थ ऑफ फुटिंग स्क्वायर और सर्कुलर के लिए। और हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो इसके लिए ये जो 2 बार कर लेना है 5 इंटू 1 प्लस 0.2 बी बाय एल 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी।
तो ये हमारे पास है। अगर हमारे पास 0 और 2.5 के बीच में वैल्यू है डेप्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ फुटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर 2.5 से भी ज्यादा है इसकी वैल्यू, अगर 2.5 से भी ज्यादा है वैल्यू, तो एनसी की वैल्यू होती है 7.5 स्ट्रिप फुटिंग के लिए, और एनसी की वैल्यू होती है 9 फॉर स्क्वायर सर्कुलर रेक्टेंगुलर राफ्ट फुटिंग। इनके लिए एनसी की वैल्यू जो है वो 9 लेते हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल में से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको जो है अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर ये नोट्स जो है वहां पर आपको सेंड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।